नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सारिंद होंगे। एक ज़माना था कांग्रेस पूरे भारत पर काबिज थी। समय बदला और एक ज़माना आया कि भारतीय जनता पार्टी भारत पर काबिज हो गई। हालांकि वो उतनी तरह से काबिज नहीं हो पाई जैसे कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन फिर भी भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पर, भारतवर्ष के उत्तरी हिस्से को, खास तौर से दक्षिण में तो उतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लगभग पूरे उत्तर भारत पर और थोड़ा बहुत दक्षिण पर भी काबिज होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जबकि उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो 37 दलों की सहायता फिर से लेनी पड़ी। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिस पे विचार होना चाहिए। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब इससे मिले। भारतीय जनता पार्टी का उत्थान, ये मान के चलिए कि बाबरी मस्जिद आंदोलन से शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद गिरी या गिराई गई, जो भी कह लीजिए, उसके बाद से बाबरी मस्जिद के लिए जो आंदोलन चला उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ फायदा पहुंचाया। राम मंदिर बनाने का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और उसको बहुत लाभ हुआ। लेकिन इसी जगह से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की सीमा रेखा भी सामने आने लगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन के विवाद से जो लोकप्रियता मिली, उससे पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो सरकार बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सरकार गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी केंद्र सरकार ने। नरसिंह राव उसमें प्राइम मिनिस्टर थे और वो सरकार गिराने के बाद से जब फिर चुनाव हुए तो 1992 में तो मुलायम सिंह यादव और मायावती के सहयोग से जो सरकार बनी, उससे भारतीय जनता पार्टी हार गई। हालांकि वो उस समय हिंदुत्व का चरम था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये जो एक तरीके से लिटमस टेस्ट था कि हिंदुत्व की जो अवधारणा है, हिंदुत्व की जो धारणा लेकर के चली भारतीय जनता पार्टी, उसकी सीमाएं सामने आ गई। और उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ऊंचे तक ले जाने का गौरव हासिल है, हालांकि उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला, बहरहाल ये तो राजनीति है, उन्होंने फिर दूसरी बात कही और सारी दूसरे पार्टियों से तमाम लोगों को लिया गया और भारतीय जनता पार्टी कई मतलब पार्टियों को कॉकटेल हो गई। और उसके बाद से फिर वो कई 25 पार्टियों के गठबंधन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदुत्व की सीमाएं सामने आने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा शासन चलाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय शासन में आए, उस समय एक बात खास तौर से हो चुकी थी जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन मनमोहन सिंह नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में कर चुके थे और उसके अलावा उससे इतर कोई विचारधारा या नीति के साथ चलना संभव नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी आर्थिक नीति को कंटिन्यू किया जो मनमोहन सिंह चला गए थे। और एक ज़माने में उनकी जब बहुत आलोचना हुई तो उन्होंने कहा भी कि भाई आप आलोचना करने वालों से कहा भी भाई आप ये बताइए कि अगर हम इसको नहीं लेके चले तो किसको लेके चले, आप हमको ऑप्शन भी तो बताइए। ये वो मूलतः ईमानदार आदमी थे, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि विचारधारा आर्थिक नीति की यही चलेगी, जैसा होगा वो देखा जाएगा। अब लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी भी अपने मतलब संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। एक स्वदेशी आंदोलन जो लोग चलाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, उसके चीफ होते थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। वो उस समय वही स्वदेशी वगैरह की सब जो पुरानी बातें होती, घिसी पिटी उसकी गुहार लगाया करते थे और अटल बिहारी के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाते थे कि ये जो है वो तमाम विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये सब सारी बातें वो करते रहते थे। लेकिन वो एक तरीके से नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से वो सारी चीज़ें प्रासंगिक हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको 2-3 बार समझाया भी कि ये सब मत करो, नहीं माने तो दत्तोपंत ठेंगड़ी का उनको जो सरकारी बंगला मिला था जिसमें रह करके वो सब इस तरीके की बातें करते थे, तो सामान उनका निकलवा के उस बंगले से बाहर फिकवा दिया अटल जी ने और कहा कि रेलिवेंट बात मत किया करो, अब जो चीज़ संभव नहीं वो संभव नहीं है। बहरहाल ये सिलसिला चला। उस समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सामने आ गई
कि जिन आर्थिक नीतियों की प्रणेता कांग्रेस रही थी, और वो आर्थिक नीतियां भी ऐसी थी जो मूलतः औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई थी। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, वहां से वो घूमती हुई मनमोहन सिंह के द्वारा बदलती हुई यहाँ तक पहुंची थी, जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी भी चले। इस पूरे दौर में एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई भी आर्थिक नीति नहीं है, और वो आज भी नहीं है। वो कांग्रेस की उन्हीं पुरानी आर्थिक नीतियों को लेकर के चलती है जिनको लेकर के वो कांग्रेस की आलोचना करती है। लेकिन जब उसका समय आता है तो उन्हीं आर्थिक नीतियों को एक तरीके से फुहड़ ढंग से लागू करती है। बहरहाल सिलसिला चला, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उन्होंने अपना काम जैसे किया दुनिया जानती है। उसके बाद फिर अपने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में जुमलेबाजी तो बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन एक उसमें काम कुछ होता दिखता नहीं था, लेकिन जुमलेबाजी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके चलते, उस जुमलेबाजी के चलते और तमाम चीज़ों के चलते सरकार चली, नो डाउट, और 10 साल से चल रही है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई भी आर्थिक नीति नहीं हिंदुस्तान को लेकर के, वो चीज़ मतलब वो जो कमी थी वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी परिलक्षित हुई। और नरेंद्र मोदी चूंकि एक मूलतः अहमन्य आदमी है जो किसी को सुनते नहीं, इसलिए उनके 10 साल के कार्यकाल में चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई, खासतौर से आर्थिक तौर पर, क्योंकि आर्थिक नीति कोई भारतीय जनता पार्टी की अपनी है ही नहीं। और जो कुछ थोड़ी बहुत जहाँ कहीं भी होगी उसको अपने नरेंद्र मोदी साहब ने किसी को सुने नहीं। रघुराज रामन वगैरह से जो उनका झगड़ा हुआ दुनिया जाहिर। इन सब चीज़ों को लेकर के जो एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक सबसे माइनस पक्ष है कि उनकी अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है, न केवल उनकी बल्कि उनके जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी भी कहीं से कोई आर्थिक नीति नहीं मिलती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कवायद करते और ये सब करते तो तमाम आपको चित्र मिलेंगे, लेकिन उनका साहित्य भी बहुत मिलेगा। हिंदुत्व के ऊपर उनकी जो अवधारणा है वो भी आपको बहुत मिलेगी पढ़ने पर, लेकिन उनकी कोई अपनी आर्थिक नीति है जो हिंदुस्तान और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में ऐसी है कि जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए, ऐसी कोई आर्थिक नीति बहरहाल दिखाई नहीं देती, न कहीं पढ़ने सुनने में आती। अगर किसी के कोई जानकारी हो तो मुझे बताए, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। उसका नतीजा ये हुआ, ये जो अपने नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, ये भी अंतिम दिनों में आजकल लड़खड़ा रही, जैसा सभी देख रहे हैं। इस मजबूरी ने उस भारतीय जनता पार्टी को, जो कभी कांग्रेस मुक्त देश करने का दावा करती थी, 37 दलों की बैसाखी पर चढ़ने को मजबूर किया, क्योंकि हिंदुत्व की सीमाएं बिल्कुल पूरी तरीके से सामने तौर पर स्पष्ट हो चुकी थी। हिंदुत्व की पूरी मतलब कवायद के बाद और तमाम तरीके से हिंदू मुस्लिम चर्चा करने और तमाम सारे चैनलों पर क्या नाम है जहर उगलवाने सबके बावजूद ये बात स्पष्ट होने लगी थी कि नरेंद्र मोदी की जो फिलहाल की सरकार है उसकी सीमाएं घटती जा रही और जो चुनाव दर चुनाव वो हारती जा रही थी या हार रही, उससे भी लग रहा था कि अब मामला कटाई में पड़ रहा है। तो इसलिए उस हिंदुत्व को बैसाखी देने के लिए फिर से 37 दलों की गुहार लगाई गई। उसमें से तमाम 20 दल तो ऐसे हैं जिनके कोई सांसद ही नहीं, लेकिन बहरहाल कवायद चल रही है। तो लगभग वही उसी स्थिति की है कि पूरे कवायद के सबके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार पहली बार बना सके तो उनको 25 दलों की बैसाखी लगानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार बनाई, नो डाउट पहली क्लियर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार जो थी वो डिलीवर करने में सफल नहीं हुई, हर मोर्चे पर लगभग नाकाम और फेल हुई। इसीलिए इन लोगों को फिर से 37 पार्टियों की शरण में जाना पड़ा। और जैसा मैंने कहा वो ऐसी पार्टियां जिसमें 20 के कोई सांसद ही नहीं, बहरहाल सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि हिंदुत्व की अपनी सीमाएं ये दूसरी बार सामने होकर के आ गया है, और उसमें और हिंदुत्व की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर के चलते हैं उसमें आर्थिक नीतियां कहीं से नहीं होती, केवल हिंदुत्व की बात हो रही है। और आचार्य चाणक्य बहुत पहले कह गए हैं कि आर्थिक नीति ही हर नीति की जनक होती है। जब पार्टी के पास अपनी कोई आर्थिक नीति ही नहीं है तो वो जब भी आवेगी इसी तरीके से बैसाखियों की सारी आएगी, इतना स्पष्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।